सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बड़ा सबला भाया और बहना ने राम राम। बहन बहना चौपाल में स्वागत है। आपदा वो शब्द ही ईशान को है कि इन्हें सुनता ही इंसान सोच में पड़ जाया करे, इंसान डर जाया करे। वास्तव में छोटी से छोटी आपदा भी अगर उनको प्रबंधन आपा निकी तरह कौन कर सका तो बड़ो नुकसान दे सके है और बड़ो एक डर पैदा कर सके है। आपने देश में बखत बखत पर आपदा प्रबंधन को काम होतो रही है और आपदा इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतु और वनस्पतियाँ तक ने प्रभावित करे है। तो आपदा खई है सबसे पहले तो आज आना आज की चौपाल में आपदा प्रबंधन कौन करे है, आपदा प्रबंधन क्या कर सका और जब आपदा अपने समाज में अपने देश में पड़ जावे है तो आम जन को खई कर्तव्य है, आम जन का खई आपने खई करना चाहिए। ये तमाम जानकारी लेर आज आप अपनी चौपाल में दो मेहमान ने आप आमंत्रित करो। हाँ आप हैं श्री राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब। राम राम। नमस्कार। राजेंद्र जी आप कमांडेंट हैं एसडीआरएफ का और दूसरा विशेषज्ञ श्री अमित जी शर्मा आप वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हैं निदेशालय नागरिक सुरक्षा का। तो दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजेंद्र जी सबसे पहले तो भाई आम जन तो भैया कि आपदा मतलब कोई तकलीफ है मुसीबत है तो आपदा खई है, आपका एक विशेषज्ञ का शब्द में आपदा खई है। जी हाँ, आपदा एक ऐसी गंभीर घटना है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष की जो सामान्य व्यवस्था है वह पूर्णतया ध्वस्त हो जाती है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो जान माल का जो नुकसान होता है वो जो स्थानीय जो वहन शक्ति होती है जिसको कि कोपिंग कैपेसिटी कहते हैं उससे परे नुकसान होता है और उससे बाहर आने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, वही आपदा है। जी मतलब कोई भी ईशान की स्थिति जो आपने एक तरह से मनोनुकूल कोने या आपने प्रभावित कर सके है, आपने व्यवधान पैदा कर सके है, वह आपदा आप मान सका है। बिल्कुल सामान्य भाषा में मैं कहूँ तो ऐसी स्थिति जिसमें बिजली, पानी, संचार और परिवहन की जो व्यवस्थाएं होती है वो अचानक किसी घटना की वजह से ठप हो जाती है और उससे पुनः सुचारू चालू करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, वही आपदा की स्थिति है। जी तो अमित जी आपदा मतलब बार जान राजेंद्र जी बता रहे हैं कि भाई संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जावे है, बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो जावे है या पानी की आपूर्ति प्रभावित हो जावे है या और कोई जो तमाम आवागमन का साधन आप नी की तरह को न काम कर सके। इसके अलावा भी कोई आपदा है या ये आपदा का प्रकार आप कतरा भागा में बांट सकाएंगे? सर का कहना बिल्कुल ठीक है कि वास्तव में जो जनजीवन प्रभावित होता है वो निश्चित रूप से जब व्यक्ति की कोपिंग कैपेसिटी जैसा कि आपने बताया कि सहन करने की जो क्षमता है वो अंतिम चरणों में होती है कि व्यक्ति लास्ट समय पर होता है कि भाई अब मेरे से ये सहन नहीं होगा, अब मुझे बाहरी सहायता की ज़रूरत होती है। तो अगर हम शब्दों के रूप में कहें इसमें तो यूँ देखें कि ऐसी घटना या ऐसी कोई दुर्घटना जिसमें जनजीवन जो सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है, जिसमें जान और माल विशेष तौर से प्रभावित होते हैं, जिनकी हानि होती है और पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो भी एक इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो ये तीनों ही घटक अगर इसमें शामिल हैं तो निश्चित रूप से आदमी की खुद की जो क्षमताएं हैं वो शून्य हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसे बाहरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी और बाहरी सहायता के रूप में अगर मैं देखूं तो हमारे पास काफ़ी सारे एजेंसीज़ हैं जो इस विषय पर काम करती हैं और जब कभी भी ऐसी ज़रूरत होती है तो एक कंट्रोल रूम के माध्यम से या किसी और माध्यम से या डायरेक्ट संवाद के माध्यम से ये सभी सेवाएं वहाँ पहुँचती हैं और फिर कार्य करती हैं। राजेंद्र जी आपदा एक बहुत व्यापक शब्द है, मतलब जाना बाढ़ आ गया वह भी एक आपदा है, रोड पर एक्सीडेंट हो गया वह भी एक, उन्हें भी आपको हमारी शब्द में तो आपदा ही है भाई। मान लो आपकी परिभाषा में है कौन मनने को कौन है, लेकिन मान लो खड़ा जाम लग गया एक अभी एक आपदा है। तो मतलब एक तो कि प्रकृति जन्य है, बाढ़ आ गई, सूखो पड़ गयो या कोई एक्सीडेंट हो गया। अशान की आपदा में कौन कौन सी आपदा शामिल है और एक मनुष्य जनित जो आपदा है उनमें कौन कौन सी आपदाएं शामिल? जी हाँ, मुख्य रूप से हम आपदा को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, इस तरह की जो कि प्राकृतिक कारणों से होती है, तो वो प्राकृतिक आपदाएं। दूसरी होती है मानव जनित आपदाएं जैसे कि युद्ध हो गया, कोई रासायनिक विकिरण हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, आगजनी हो गई, जो कि मुख्य रूप से मानवीय लापरवाही या किसी तकनीकी कारणों से होती है।
तो वो मानव जनित आपदाएं होती है। तो मुख्य रूप से हम इनको आपदाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो एक अगर आपदा का कारनामा आप जाओ छावा जी हाँ। भाई जने भूकंप है तो उनका कारण तो प्रकृति है, या बाढ़ है तो उनका कारण तो प्रकृति है। तो कौन कौन सा कारण है जहाँ के कारण आपदाएं आवे है अपने देश में? जो दोनों तरह की आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका कारण नेचुरली प्राकृतिक ही है। जैसे भूकंप है तो जो प्लेट्स का टेक्टोनिक मूवमेंट्स है उसकी वजह से वो भूकंप की स्थिति बनती है। बाढ़ और भूस्खलन है तो वो भी प्राकृतिक कारणों से होता है। प्राकृतिक कारणों में मुख्य रूप से जलवायु का परिवर्तन या उसकी वजह से जो प्राकृतिक बदलाव होते हैं उन वजह से जो आपदाएं आती है वो प्राकृतिक आपदाओं में है। लेकिन जो मानव जनित आपदाएं हैं वो मुख्य रूप से, जैसे युद्ध हो गया तो वो अब किसी न किसी कारण से, या फिर कोई मानवीय लापरवाही है, जैसे कोई रासायनिक संयंत्र है या कोई बड़ी रिफाइनरी है उसके अंदर कोई दुर्घटना हो गई, तो वो कोई न कोई या तो मानवीय लापरवाही होगी उसके पीछे कारण, या फिर कोई न कोई तकनीकी फेलियर की वजह से होती है। तो ये जो दोनों तरह की आपदाएं हैं उनके पीछे मुख्य रूप से यही कारण होते हैं। तो अमित जी देखो थे तो निदेशालय में बिराजो हो तमाम महकमा ने, तब बड़ा आला अफसरों भी बातचीत हुआ था कि मिलजुल काम भी करो हो। तो जो आपदाएं हैं वहाँ ने रोकी जा सके हैं समय पर वक्त पर, अगर आप कोई जाप तो लगा लिया, या भाई आपदा तो आए आप केवल प्रबंधन कर सका? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, बल्कि यूँ समझें कि इसको 3 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपदा के दौरान, आपदा के पूर्व और आपदा के पश्चात, इन तीनों ही कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से करना पड़ता है। जिसमें अगर आप ये कहें कि आपदा को रोका जा सकता है तो निश्चित तौर पर आपदाएं अगर प्राकृतिक है तो आप उसके रोकने की उस क्षमता में नहीं है, वो निश्चित रूप से होंगी ही। और ऐसी घटनाएं चूँकि आज जिस हिसाब से विश्व भर में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है, या और किसी एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं और दिनों दिन आबादी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो रिसोर्सेस जो हमारे पास संसाधन हैं, प्लस और भी जो जीविका उपार्जन के जो हमारे साधन हैं, वो भी एक दूसरे पर निर्भरता उसकी हो जा रही है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी लोग बाग इधर से उधर जाएंगे। जैसे इसको यूँ समझे एक छोटे से उदाहरण से कि अगर मुझे अजमेर से जयपुर आना है और मेरी नौकरी जयपुर में है, तो सुबह कितने आदमी जो हैं वो अप डाउन करते होंगे अजमेर से जयपुर के लिए या जयपुर से अजमेर के लिए। और अगर उनका बीच में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उस परिवार के लिए तो वो आपदा हो गई, क्योंकि कमाने वाला उसका वही एक व्यक्ति था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे घटक को प्रभावित करती हैं। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि क्या इनको रोका जा सकता है, तो निश्चित तौर पर रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इनका न्यूनीकरण किया जा सकता है। घटना का मिटिगेशन हम कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख तैयारियां जो हैं कि लोगों को पहले तो सबसे पहले जागरूक करें कि भाई ये चीज़ होती है तो आपको रिस्पॉन्स में क्या करना है। क्योंकि कई लोगों को जो है जानकारी नहीं होने की वजह से भी लोग बाग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, या समय पे इलाज नहीं मिलने से या समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से भी कई लोग बाग अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जन सामान्य को ये पता हो कि हमें एक्सीडेंट के समय क्या करना है, या नज़दीकी हमारा ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें मैं जानकारी रखता हूँ, या मेरी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है, या हमारे पास संसाधन क्या है वहाँ तक जाने के लिए, या अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी इम्प्रोवाइजेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर इन घटकों की जानकारी हो तो निश्चित तौर पर हम उसकी व्यक्ति की जान समय पर बचा सकते हैं। सेम एस्पेक्ट ये हमारा आपदा के रूप में है कि चूँकि आपदा पूर्व तैयारी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक घटक है, जिसमें हम ट्रेनिंग के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, और जितने भी जो आपके सरकारी, गैर सरकारी या जो शिक्षण संस्थाएं हैं, और इनको जो एक खास तौर से जो विशेष वर्ग जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बच्चे और महिलाएं, चूँकि इनका अधिकतम वक्त जो है या तो स्कूल में या घर में बीतता है, पुरुष अपनी जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाता है, तो ऐसी स्थिति विशेष तौर से रहती है। तो इनको सबसे ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत होती है। तो अगर वो अवेयर हैं तो अपने घर की सुरक्षा, यानी अगर मैं ये कहूँ कि अपने घर में सबसे पहले एक डिज़ास्टर प्लान बनाना चाहिए कि अगर कोई भी अग्नि दुर्घटना होती है, या कोई पानी का बहाव आ गया है, या किसी दुर्घटना में हम फंस गए हैं, तो हमारे पास निकलने का क्या क्या साधन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो घर पे चर्चा होनी चाहिए, फिर इसके बाद कार्यालयों में चर्चा होनी चाहिए, और इसके बाद उस सोसाइटी में चर्चा होनी चाहिए, ताकि इस विषय को गंभीरता के साथ लिया जा सके। और निश्चित तौर पर राज्य सरकारें भी इस विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस सबसे बढ़िया कारण है किसी भी घटना या दुर्घटना को रोकने के लिए। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स, कि अगर वो हो ही गई हैं तो फिर हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, उस पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है। तो उसके लिए भी यही चीज़ें हैं कि अगर आपके पास ट्रेनिंग है, यानी उसका प्रशिक्षण प्राप्त है, तो आपको सिर्फ स्वयं विवेक का इस्तेमाल करना है कि भाई अब इसको अप्लाई कैसे करना है।
अगर ये आपने सीख लिया, समझ लिया, तो हम निश्चित तौर पे आपदाओं का न्यूनीकरण बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कहीं किन्हीं मामलों में हम आपदाओं को रोक भी सकते हैं। राजेंद्र जी, जाना बार अमित जी बता रहा कि भाई न्यूनीकरण कहीं आप कर सका। अब जाना बहुत सारा इलाका अशान का हुआ है कि भाई जाना पानी पैड़ी तो भैरी भैरी, या तो वह कॉलोनी ही पूरी अशान की जगह बड़ी मतलब बसेड़ी है, या मकान अशान की जगह है कि भाई अगर जल बहर आए तो निश्चित रूप से खड्डा में भैरी भैरी। तो अशान की जो कॉलोनियाँ हैं या अशान के जो कोई 10-20-50 मकान हैं, वहाँ ना पूर्व में कहीं तैयारी रखनी चाहिए। प्रशासन तो अपना लेवल पर एक पूरा, मान लो जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर ने लेयर प्लान बनाई, लेकिन वो कॉलोनी वासा ना आपको कई प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपदा प्रबंधन का कार्य है ये एक सतत प्रक्रिया है। इसके मुख्य रूप से 4 चरण हैं। ये नहीं कि कोई घटना आई और उसी समय हमें रिएक्ट करना है। उसके 4 चरणों में, जिसको कि हम संक्षेप में कहें मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। मिटिगेशन का मतलब है कि हम पहले से ही तैयारी रखें कि अगर कुछ स्थानों पर जहाँ पानी बढ़ने की समस्या है तो वो बस्ती पहले ही वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, या कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि वहाँ पानी पहुँचे नहीं, तो वो हो गया मिटिगेशन का पार्ट। फिर है प्रिपेयर्डनेस। अब पता है कि बस्ती वहाँ से हट नहीं सकती, बस्ती तो वहीं रहेगी, लेकिन उसमें अगर पानी बढ़ता है तो उस समय क्या तैयारियाँ की जा सकती है, तो वो प्रिपेयर्डनेस आपदा से पहले की स्थिति है। अब आपदा आ गई, पानी भर गया, तो उससे हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, कैसे टीमें पहुंचेगी, कौन सी टीमें लोगों को रेस्क्यू करेगी, कैसे निकालेगी, वो हो गया रिस्पॉन्स का कार्य। और चौथा काम है रिकवरी का, कि कोई दुर्घटना हो गई, आपदा आ गई, तो उसमें अगर जो लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है तो उससे लोगों को कैसे रिकवर करें। तो ये मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के 4 चरण हैं और ये चारों सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रख के आपदा का न्यूनीकरण कर सकते हैं। अगर हम चारों चीज़ों पर बराबर ध्यान देंगे तो जो आपदा से होने वाले जो नुकसान है, आपदा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो अमित जी, आपदा का प्रभाव कौन कौन सा पड़ा है, खासकर जो देखबा में? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, जान और माल के रूप में सबसे पहला नुकसान होता है, फिर एनवायरमेंटल नुकसान होता है, पर्यावरण के रूप में देखा जाए तो यहाँ देखे जाए कि इसके प्रभाव है तो आर्थिक, दूसरा सामाजिक, हाँ आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक होता है, फिर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी जो होता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपदा से निकल कर या बाई चांस कहीं बच गया हो उस आपदा से, तो उसके जीवन में वो घटना एक अविस्मरणीय घटना होती है और बहुत ही दुखद घटना होती है। ऐसे में एक साइको सोशल इंटरवेंशन एक चीज़ होती है कि मनोसामाजिक जो उसका एक स्तर है वो वास्तव में उस वक्त घट जाता है और उसके लिए उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों चारों कारण जो हैं वो यही है कि एक वो आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, मनोवैज्ञानिक कारण हो गया। ये एक मतलब कंटिन्यूस चलने वाले प्रोग्राम हैं जिनके अंतर्गत वो कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड रहता है। अच्छा, क्षेत्र विशेष में या अगर कहीं यूँ कहें कि किसी सोसाइटी विशेष में या परिवार विशेष में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो वो और भी ज़्यादा भयावह रहती हैं और वो सालों तक जो है वो कंटिन्यूस ऐसी स्थिति में रहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरे मानव जीवन को और उनकी जो सोसाइटी है, प्लस जिस ज़िले में अगर ये घटना हुई है तो उस ज़िले की भी जो इकोनॉमिक रेट है वो घट जाती है। उसको फिर उसको वापस खड़े होने के लिए उस बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें खास तौर से फाइनेंशियल एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपदा के रूप में अगर बाई चांस कहीं घटित होती है तो ये इन्हीं मेन घटकों को जो प्रभावित करती है। इसके अलावा भी बहुत इससे एसोसिएटेड बहुत सारे कारण हैं जिनमें रोज़मर्रा के जो जीवन से हमारी जुड़ी हुई हैं, जिनमें अभी जैसे आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा अभी सिनेरियो है तो पूरा विश्व जो है इस वक्त युद्ध की चपेट में है। तो एक आपदा तो यही है कि तुरंत महंगाई बढ़ जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है। फिर लोग बाग जैसे ही इनको कहते हैं कि भाई अब इस चीज़ की स्कैरसिटी है, किसी चीज़ की कमी जो है वो और आपदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि लोग बाग संग्रह करने लग जाते हैं चीज़ों का, तो मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो बेसिक कारणों के अलावा आपस में एक नेट की तरह जुड़े होते हैं। तो जैसे ही नेट को हमने खींचा तो सारे कारण एक साथ सिमट के आ जाते हैं जी। तो इसलिए अगर आपदा नहीं हो तो उसका न्यूनीकरण की तरफ हम बेहतर तरीके से मतलब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपदा आ जाती है तो इन कारणों से बचा नहीं जा सकता, सिर्फ जैसा साहब ने बताया कि चारों घटक जिनका हम पालन करते हैं, क्योंकि रिकवरी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब रिकवरी जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक रिकवरी, सामाजिक रिकवरी, आर्थिक रिकवरी और इसके अलावा जो उनसे जुड़े हुए कारण हैं उनकी रिकवरी। तो जब तक रिकवरी की तरफ हम अंतिम रूप से ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम वापस उसी स्टेज पे आ जाएंगे। तो ये तीनों चारों कारण इसमें जरूर शामिल होंगे। तो रिकवरी ही प्रबंधन है या प्रबंधन कोई और चीज़ है?
प्रबंधन में तो चारों ही पहलू आते हैं, लेकिन रिकवरी का अपने आप में बहुत महत्व है। जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर अटैक हुआ, वो एक मानव जनित आपदा थी। अब उसकी रिकवरी आज तक चली आ रही है, मतलब जनरेशन गुजर गई, लेकिन अभी भी उसका जो प्रभाव है आगे की पीढ़ियों तक अब तक नज़र आ रहा है। तो ये रिकवरी का फेज है, ये लगातार चलता रहेगा। घटना तो 1945 में हुई, लेकिन रिकवरी आज 2025-26 तक भी चल रही है। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो कई हर की तरह काम करेगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो आपदा प्रबंधन का कार्य है मुख्य रूप से NDMA द्वारा किया जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये 2025 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था उसके तहत ये गठित हुआ था, और ये भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी अध्यक्षता में काम करता है। इसका मुख्य काम है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाना और राज्यों को परामर्श देना, राज्यों के बीच में आपस में समन्वय करना और उनको सहायता प्रदान करना। तो ये एक तरह से शीर्ष संस्थान है जो कि आपदा प्रबंधन का कार्य भारत के अंदर करती है। तो ये जो आपदा प्रबंधन चक्र जिन्हें है वहाँ वो कई है। आपदा प्रबंधन चक्र ये जो NDMA द्वारा जो समय समय पर नीतियाँ बना के और लागू की जाती है, जिसके कि चक्रों के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि 4 चक्र हैं इसके अंदर: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो ये 4 चक्र हैं। इन चारों चक्रों की जो सतत प्रक्रिया चलती है वही आपदा प्रबंधन का कार्य है। जी। तो अमित जी, मान लो एक इंसान जो है, भाई प्राकृतिक आपदा भी इंसान का बस में कौन है, और जो 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं वो भी इंसान, भाई हटा को रेवाड़ा में कोई मतलब ही कौन है, लेकिन प्रभाव ऊपर पड़ रही है, तो उनके बस में है कहीं, फिर उन्हें कहीं करना चाहे। देखिए, ये वास्तव में तो उच्च स्तरीय निर्णय और निर्देशों की पालना के रूप में हम इसको देखते हैं कि जो हमारे अपेक्स संस्थान हैं, जैसा कि साहब ने बताया कि युद्ध के दौरान किन चीज़ों का या किन परिस्थितियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो जैसा गाइडलाइन जो है NDMA या गृह विभाग जो भी जारी करता है उसके अनुरूप पालना पहली चीज़। दूसरी बात कि पब्लिक को अवेयर करना। जैसे अभी युद्ध के हालातों के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन अभ्यास और ऑपरेशन शील्ड हुआ था कि लोगों को अगर ऐसी स्थिति में कि कहीं बचना पड़े या छुपना पड़े तो आपको क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए उस वक्त। तो एक मॉक ड्रिल के माध्यम से जो कि पूरे भारतवर्ष में हुई थी, और ख़ास तौर से अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो 2 महत्वपूर्ण ये मॉक ड्रिल्स हुई जिनमें सभी सेवाओं के बारे में, जिनमें ऐसी सेवाएं शामिल थी कि अगर यूँ देखा जाए, अगर मैं केवल सिविल डिफेंस की सर्विसेज के बारे में देखूँ या आपदा प्रबंधन की सर्विसेज के बारे में देखूँ, तो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमारे पास 12 आस्पेक्ट आते हैं इसमें। कि सबसे पहले तो ऐसी एक जगह डिसाइड होनी चाहिए जो कंट्रोल रूम की जैसे कार्य करे, जहाँ से सभी चीज़ों का, ये कंट्रोल रूम केंद्रीकृत तो हों लेकिन नीचे समन्वित होने चाहिए, जिनका विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल करे स्टेट लेवल को, और स्टेट लेवल रिपोर्ट करता है नेशनल लेवल को। तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब ऐसे उपाय होने चाहिए जो उस पूरी व्यवस्था को सुचारू रख सके, जिनमें खास तौर से जो प्रशिक्षण की अभी हम बात कर ही रहे थे साहब भी, कि प्रशिक्षण तो होते ही रहना चाहिए और जन जागरूकता होती रहनी चाहिए। संचार का माध्यम ऐसा है कि जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आगे उसका प्रसारण किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में हमें कम्युनिकेशन का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियो, टीवी या जो भी हमारे और माध्यम है उनको भी हमें सहजता से सुनना पड़ेगा और बाकी निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा शहर में जो है, अगर इस तरह की आपात स्थिति होती है तो जो छोटे छोटे समूह हैं उनके पास ये जानकारी और ये प्रशिक्षण होना चाहिए जो कि प्राथमिक चिकित्सा को सुनिश्चित करे, फायर लाइन को सुरक्षित करे, रेस्क्यू करना है तो उसके लिए तत्पर रहे। उसके अलावा अगर कोई असेंशियल सर्विसेज की कहीं अगर कोई कमी हो रही है या कोई सप्लाई चेन बाधित हो रही है तो उसकी निरंतर आपूर्ति में अपना सहयोग प्रदान करें। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को नुकसान हो गया है, या आज कोई अगर जैसे बिल्डिंग डैमेज हो गई है और उसमें जितने व्यक्तियों का सामान था, तो अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस व्यक्ति का कौन सा सामान था, तो ऐसी जो साल्वेज सेवाएं हैं उनको निरंतर रखना। और फिर अंतिम रूप से जो कॉप्स डिस्पोजल जिसकी हम बात करते हैं कि अगर मृत निस्तारण भी अगर करना है तो कॉमन सोसाइटी में ऐसे लोगों को ट्रेन किया जाए जो ये सब काम कर सकें, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। भाई सोसाइटी की बात सुनी, मैंने एक भाई बात समझ में आई कि देखो जो भी मैनेजमेंट है, सरकार या प्रशासन जो भी करवो छावे काम करवो छावे है एक समाज के ताणी, समाज का एक अंतिम वर्ग में जो बैठे आदमियों का ताणी। अब जहाँ तक आए जो योजना या योजना की जानकारी या योजना की ट्रेनिंग,
आम समाज में आम लोगों तक न पहुंची भी बखत तक तो प्रशासन भी अतरो काम कौन कर सके। तो ई पर भी सरकार या प्रशासन काम कर रही है कि भाई हर समाज का 10-20-50 लोगों ने साथ ले रहे एक समूह के रूप में कोई आपदा प्रबंधन ने उन्हें ट्रेनिंग देवे भाई भविष्य में अगर कोई आपदा पड़े तो भाई ये 50 आदमी आम समाज का अपने साथ है जो अपने साथ प्रशासन के साथ लाकर काम कर बना तैयार है। बिल्कुल, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि एनडीएमए द्वारा इस तरह की योजनाएं समय समय पर लाई जाती है। जैसे कि वर्ष 2022 के अंदर आपदा मित्र योजना थी कि उसके अंदर अब जो आपदा से निपटने वाली सरकारी एजेंसियां हैं उनकी तो संख्या सीमित है, लेकिन आपदा मित्र योजना के तहत ऐसे स्वयंसेवक हर एक गाँव में, हर एक शहर में तैयार किए गए, प्रशिक्षित किए गए कि वो आपदा के समय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करें। ये योजना 2022 में आई थी। उस समय राजस्थान के भी 13 जिलों के अंदर 4700 स्वयंसेवक तैयार किए गए थे। उसी तर्ज पे इस साल पुणे एनडीएमए द्वारा एक योजना लाई जा रही है जिसको कि युवा आपदा मित्र योजना के नाम से जाना जा रहा है। इसमें भी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर लगभग 12,500 स्वयंसेवकों का चुनाव किया जाएगा और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसके अंदर एनसीसी के कैडेट्स भी होंगे, एनएसएस के भी होंगे, भारत स्काउट एंड गाइड्स के भी होंगे और नेहरू युवा केंद्र के भी होंगे। तो ये करीब 12,500 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि आम जनता में जो लोग हैं वो भी ट्रेंड हो और आपदा के समय प्रभावी रूप से अपना भूमिका निभा सके। तो विश्व में अपने आपदा प्रबंधन में अपने देश की कई स्थिति है। देखिए, अगर हम बात करें तो नागरिक सुरक्षा संगठन जो है वो विश्वव्यापी संगठन है एक, और विश्व की अगर मैं बात करूं तो जो भी यूएनओ के जो सदस्य हैं यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उन सभी में नागरिक सुरक्षा संगठन सेवा के रूप में मतलब उस देश में नागरिक सुरक्षा संगठन निश्चित रूप से होगा। अब अगर मैं वापस राजस्थान के संदर्भ में बात करूं या भारत के संदर्भ में बात करूं और विशेष तौर से अगर मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ पर भी जो नागरिक सुरक्षा संगठन है वो वैसे तो निश्चित रूप से जो उसकी पहली भूमिका है, जो प्रथम उत्तरदायित्व है वो लोगों को हवाई हमले से बचाने का है, और जो सेकंड एस्पेक्ट उसका है, जो सेकंड दोहरी भूमिका जो उसको दी गई है वो आपदा प्रबंधन के रूप में दी गई है। और यहाँ पे जैसा अभी आप बात भी कर रहे थे और अभी आपने पूछा भी, तो मैं उसमें और थोड़ा सा एड ऑन कर दूँ कि नागरिक सुरक्षा जो सेवाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको 12 सेवाएं हैं, इनको संचालित करने के लिए अब इसको यूँ समझें कि नागरिक सुरक्षा का जो स्वयंसेवक होता है वो दरअसल एक आम नागरिक होता है। उस आम नागरिक को 10 दिवसीय एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वो रिक्शा चालक हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है और वो कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। मतलब इसके लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति सिविल डिफेंस का वॉलंटियर नहीं हो सकता। उसे जो सिविल डिफेंस के एस्पेक्ट में 10 दिवसीय बुनियादी और सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका उपयोग किसी भी आपदा या दुर्घटना या इस स्थिति में जो भी उस समय उपस्थित होती है उसमें उनका उपयोग किया जाता है। और अभी आप पिछले अगर मैं पिछले 3-4 सालों की बात करूं और अगर आपने भांकरोटा कांड के बारे में सुना हो, भांकरोटा का जो अग्नि दुर्घटना हुई थी, तो अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ तो उससे लेकर और अभी तक लगभग 50 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें टैंकर पलटे हैं, रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो उन सभी में जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो कि वो हर वार्ड से या आप यूँ सोचें कि हर एसडीएम कार्यालय से या एसडीएम के परिक्षेत्र से या अपने शहर को कवर करते हुए लगभग हर इलाके से वो 1-1, 2-2 या 3-3 वॉलंटियर ऐसे होंगे जो कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं आज की डेट में। तो जैसे ही कोई सूचना उनको मिलती है तो वो प्रशासनिक रूप से इन्फॉर्मेशन आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। उनको ये ऑलरेडी मतलब गाइडेंस दी हुई है कि आप तुरंत जैसे ही कोई इस प्रकार की कोई चीज़ देखें या कोई दुर्घटना में या विपत्ति में किसी व्यक्ति को देखें तो आप तुरंत रेस्पॉन्स करें। अब रेस्पॉन्स करने में जो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि वो व्यक्ति जो रेस्पॉन्स करेगा उसकी पहचान क्या रहेगी। तो पहचान में उसको एक येलो जैकेट उसको दी गई है जो स्वयं भी ले सकता है और कार्यालय की तरफ से भी उसको विशेष अवसर पर उसको दी जाती है। तो उसमें सिविल डिफेंस लगा रहता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं रह जाता। वो अपने आप में एक प्रथम रेस्पॉन्स करता या उसको एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है और अपनी भूमिका का निर्वहन कर लेता है और तुरंत जो है इस पोजीशन में होता है कि उसकी जान बचाने में सक्षम होता है। तो ये एक नेट है। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे करीब केवल जयपुर की बात करूँ तो करीब 10,000 के आसपास स्वयंसेवक हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति के समय
यहाँ पे रिस्पॉन्स करने को तैयार रहेंगे और वो प्रशिक्षित भी हैं, सबसे बड़ी तो बात। देखो 3 स्तर हो गया, बहुत थोड़ा शब्दों में क्योंकि वक्त भी कम रह गया प्रोग्राम को। एक तो सरकार या प्रशासन है, एक आशान का अपना सिविल डिफेंस वाला है, और एक आमजन है। तो आमजन ने आपका कई सुझाव है? देखिए, एक तो मैं आपको जो अभी आपने वैश्विक स्थिति की बात बताई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े गर्व की बात है कि वैश्विक स्थिति जो है उसमें भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के आ रहा है आपदा प्रबंधन में। जो इसका सेंडाई इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग बहुत ऊपर है, और ख़ास तौर पे जो 2016 में नेपाल की घटना हुई थी, या तुर्की और सीरिया में जो भूकंप की घटना हुई थी, उसमें जो भारत से जो रेस्क्यू टीमें गई थी, उन्होंने पूरे भारत को विश्व में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया जी। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आम जन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जब आपदा होती है। तो सबसे पहले वो खुद को सुरक्षित रखे, घबराए नहीं, किसी तरह की अफवाहों में शामिल नहीं हो, नए अफवाहों का शिकार बने, नए अफवाहें फैलाए। और हर जो आपदा आने के संबंध में आजकल इस तरह की कई तकनीक आ गई जिसके माध्यम से आपदा जिस क्षेत्र में आने वाली है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत जो थे, मैं खेबो छारे भाई था के मुंडा में जो खुआ के थे विशेषज्ञ हो कि भाई कोई भी आपदा आवे तो अपन घबराना नहीं है, प्रशासन और सरकार सब चुस्त दुरुस्त है अपनी मदद का ताणी। तो राजेंद्र जी, आप का कार्यक्रम पधारिया, बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी भी, और सारगर्भित जानकारी ही बहुत अच्छा तरीके से जानकारी दी। चौपाल रो बखत हो रहे पूरा, इजाज़त लेनी पड़ती है बाहर। तो राम राम। धन्यवाद।